बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं जमशेद अंसारी। नाजरीन, पाकिस्तानी सियासत में हमेशा ये बात की जाती है और ये बात मबनी बर हकीकत भी है कि पाकिस्तानी सियासत पे जागीरदारों का तसल्लुत, तफव्वुक व गलबा है। अब सवाल ये है कि ये जागीरदार जो आज भी आप देख लें कि जो जागीरदार हैं, नवाब हैं, वडेरे हैं, चौधरी हैं, पंजाब में, सिंध में, बलूचिस्तान में, मुख्तलिफ़ इलाक़ों में मौजूद हैं, तो वो इस बात पे बड़ा फ़ख्र करते हैं कि हम जदीद पुश्ती जागीरदार हैं, जदीद पुश्ती नवाब हैं, वडेरा हैं, चौधरी हैं। तो मैंने कहा कि छोटे सी एक मुख्तसर तफसील आज आप लोगों के सामने पेश कर दूं और रूटीन से हट के, रिवायत से हट के थोड़े से मौज़ूआत पे बात हो जाए। तो नाज़रीन, आप लोगों को ये इल्म है कि ईस्ट इंडिया कंपनी जब भारत में आती है तो उन्होंने एक नया तरीक़ाकार जो है अपने लिए एक वज़ा किया और अडाप्ट किया। नई बरतानवी, मैंने एक स्क्रिप्ट लिखा है चंद किताबों से, जो तारीख़दान है उनकी किताबों से, कि नई बरतानवी हुकूमत जब आती है, नई बरतानवी हुकूमत को अपनी मोहल हिमायत के लिए एक ऐसे असर और रसूख वाले तबके की ज़रूरत थी जो उनके और अवाम के दरमियान वसीले व राब्ते का काम सरअंजाम दे। इसलिए ख़याल किया गया कि एक ऐसा तबका जो अपनी जायदाद और मराआत के लिए उनका मरहून मिन्नत हो, यानी अंग्रेज़ों का मरहून मिन्नत हो, वो उनकी हुकूमत के इस्तेकाम में उनका साथी बन सकेगा। तो एक अंग्रेज़ राइटर है, वो लिखते हैं कि सल्तनत के मफाद के लिए ये इक़दाम सबसे अहम है, क्योंकि उसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि इसने एक ऐसे जागीरदार तबके को पैदा किया है जिसका मफाद इसमें है कि बरतानवी हुकूमत का यहाँ मुस्तकिल क़याम रहे। इसके अलावा उनका असर रसूख अपने लोगों पे भी है। यानी एक जागीरदार तबका उन्होंने अंग्रेज़ों ने पैदा किया और ये 1792 में उन्होंने एक एक्ट नाफिज किया अंग्रेज़ों ने, बट ईस्ट इंडिया कंपनी ने, जो बंगाल, बिहार और उड़ीसा में उन्होंने नाफिज किया। और इस एक्ट के तहत जो आम दर्जे के लोग थे, जो हुकूमत ने छोटे छोटे राजाओं को, नवाबों को, सरदारों को जागीरदारों में तब्दील किया और उन्हें ज़मीनें अलाट कर दी। ये ऐसे लोग थे जो पहले खुद टैक्स देते थे, रेवेन्यू देते थे, खराज देते थे, लेकिन जब उनको बड़ी बड़ी जागीरें, इन नवाबों को, राजाओं को, सरदारों को, इन चौधरियों को जागीरें जब इनायत की गई, तो इन्होंने बजाय इसके खुद टैक्स देना छोड़ दिया और अंग्रेज़ सरकार ने उनकी ये जिम्मेदारी लगा दी कि अब जो किसान हैं पूरे मुल्क में, जो पहले हुए हैं, जो हमने ज़मीनें दी हैं, उस पे जो काम कर रहे हैं, उनसे आप टैक्स लेंगे, रेवेन्यू लेंगे, आप इन टैक्सेस से, इन रेवेन्यू से अब मुस्तस्ना हैं। तो इसलिए जो है बरतानवी हुकूमत ने ऐसे अफराद को भी जागीरें दी कि जिन्होंने उनकी हुकूमत के क़याम और इस्तेहकाम में उनकी मदद की थी। चुनांचे गदर में जिन लोगों ने उनका साथ दिया, उन्हें उन्हीं ज़मीनों में से हिस्सा दिया गया कि जो मुखालफों की ज़मीनों पे कब्ज़ा के बाद हुकूमत के पास थी। ठीक है, यानी कुछ जो है बागी थे, वो हुकूमत के ख़िलाफ़ उठ खड़े हुए, तो जागीरदार जो है, जो लोग चंद लोग थे वो हुकूमत के साथ रहे, हुकूमत के साथ मिल के लड़ते रहे उन बागियों के ख़िलाफ़। तो जब हुकूमत को फतेह हो जाती थी और वो उन ज़मीनों पे कब्ज़ा कर लेती थी हुकूमत, तो वो उन्हीं लोगों को जो नवाब, वडेराज और जो चौधरी वगैरह उस वक्त जो मशहूर थे, उन्हीं लोगों को वो ज़मीनें दे दी जाती और उनके नाम पे मुंतकिल कर दी जाती थी, और इस तरह ये नवाब, वडेरे और जागीरदार बन गए। अपने अहद में बरतानवी हुकूमत उन हिंदुस्तानियों को जागीरों से नवाजती रही जिन्होंने हिंदुस्तान की जंगों और अफगानिस्तान व बर्मा की लड़ाइयों में उनके लिए खिदमत सर अंजाम दी थी। ज़मीन देने की ये पॉलिसी उन अहदेदारों के साथ भी थी जो उनके इंतज़ामिया में थे। इस तरह उन्होंने न सिर्फ नए जागीरदार तबके की सिर्फ तश्कील ही नहीं की, बल्कि उसे मजबूत और मुस्तहकम भी बना दिया। अच्छा, अब सवाल एक और पैदा होता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने या बरतानवी हुकूमत ने जागीरदारों पे इन्हिसार ज़्यादातर क्यों किया, ताजरों पे इन्हिसार क्यों नहीं किया? क्योंकि ताजर तो, बिजनेसमैन तो उनको ज़्यादा पैसे दे सकते थे बनिस्बत जागीरदारों के। तो उसका जवाब जो मैंने किताबों से अखज़ किया है, ठीक है। अच्छा, जब कंपनी ने सियासी इक़्तिदार हासिल कर लिया, तब उन्हें ताजरों से ज़्यादा जागीरदारों और ज़मींदारों की हिमायत की ज़रूरत थी, क्योंकि अब उनकी आमदनी का बड़ा ज़रिया तिजारत नहीं बल्कि रेवेन्यू था।
टैक्स कलेक्शन था। जागीरदारों और ज़मींदारों की हिमायत इसलिए भी ज़रूरी थी क्योंकि उनका असर देहाती आबादी पर ज़्यादा था। जागीरदारों को, नवाबों का, वडेरों का, चौधरियों का देहाती आबादी पर असर ज़्यादा था और वो उनके ज़रिए वो देहाती आबादी यानी रैयत को कंट्रोल कर सकते थे कि जहाँ जहाँ बगावत होगी, क्योंकि आपने उनको ज़मीनें दे दी, वो जागीरदार बन गया। अब वो पूरे गांव के ऊपर नज़र रखता था कि जहाँ पे कोई बगावत हो सकती है या नहीं हो सकती, उनके ऊपर भी वो नज़र रखता था। इसके बरक्स ताजरों को इस लिहाज से माशरे में इतना असर रसूख नहीं था, ना ही ज़राती माशरे में उनका समाजी रुतबा बड़ा हुआ था। समाजी माशरा था इसलिए ताजरों का समाजी रुतबा इतना बड़ा, ज़राती माशरा था इसलिए ताजरों का समाजी रुतबा इतना बड़ा हुआ नहीं था। इसके अलावा एक और रीज़न भी थी कि ताजर एक जगह नहीं रहते थे बल्कि घूमते रहते थे, इसलिए उनको देहाती आबादी पर कंट्रोल के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता था। देहाती आबादी पे कंट्रोल भी, शोरशों पे, बगावतों पे कंट्रोल भी मकसूद था, इसलिए ताजरों को कैसे इस्तेमाल करते हो, कभी एक शहर जाते कभी दूसरे शहर जाते। खैर, अंग्रेज़ जो है जागीरदार तबके की पसमानदगी, काहली और फजूल खर्ची से भी वाकिफ़ थे, इसलिए उन्होंने कोशिश की कि इस तबके को मुतफ़ाल और मुतहर्रिक बनाया जाए। इस मकसद के लिए उन्हें हुकूमत की मुलाजमतें दी गई, उसके लिए उनके लिए स्कूल व कॉलेज खोले गए और उन्हें हुकूमत में शरीक किया गया ताकि वो मज़ीद फ़ाल हो और हुकूमत के लिए जो है वो फ़ाल हुकूमत के लिए मज़ीद मुतहर्रिक वो मुअस्सर साबित हो सके। अच्छा, तो इन तमाम तर मराहत देने का फ़ायदा ये हुआ कि जागीरदार तबके ने वफाकी हुकूमत के साथ वफादारी के मजबूत कर दिया और अज़म का इजहार कर दिया। ठीक है, रोसाए पंजाब में जागीरदारों की तारीख़ इस बात की गवाही है कि किस तरह मुख्तलिफ औकात में उन्होंने हुकूमतों का साथ दिया, बल्कि इन जागीरदारों में ये कश्मकश रहती थी कि कौन ज़्यादा मदद करता है। उनकी सबसे बड़ी खिदमत ये होती थी कि अपने इलाके में अमन व अमान बरकरार रखने में मदद करें, बागियों और शोरश पसंदों पर नज़र रखें और उनकी सरगर्मियों की इत्तला हुकूमत को फराहम करें। मसलन मुल्तान के डाया ख़ानदान के शाह मोहम्मद ख़ान ने 1857 में 62 और 65 रसालों के भागे हुए फ़ौजियों को गिरफ्तार कराया। उसकी खिदमत की तारीफ़ में उसे एक सनद दी गई। उसके बेटे खान करम खान ने मलाकंड में 1897-98 की सरहदी लड़ाइयों में अंग्रेज़ों को ऊँट फराहम किए, जिस पर उसे 1903 के दिल्ली दरबार में सनद मिली। इसके लड़के ज़ियारत खान ने पहली जंग अजीम में फ़ौजी भर्ती कराए और जंग के लिए कर्जा फराहम किया। इसी ख़ानदान ने 1915 और 1919 के शोरशों में अंग्रेज़ों की मदद की और रेलवे लाइनों और तार के खंभों की हिफाजत की। अब आगे चले नाज़रीन, ये एक मुख्तसर तफसील थी, ज़ाहिर है इस पर तफसीली बात हो सकती है, लेकिन जागीरदारों को एक तो उन्होंने ज़मीनें दी, ठीक है, जो बागी उठते थे तो उनके ख़िलाफ़ ये लोग लड़ते थे और जब हुकूमत फाते हो जाती थी तो वो ज़मीनें इन लोगों को दे देते थे। इस तरह वो जागीरदार चौधरी और नवाब और वडेरा बन जाते थे और टैक्स से ख़ुद मुस्तस्ना हो जाते थे और हुकूमत उनको बड़े एजाज़ात भी देती थी। इसके अलावा चूँकि उनका रुतबा हाई हो जाता था, बहुत ज़्यादा रकबा उनके पास आ जाता था, तो वो मकामी आबादियों के जो है वो शोर और बगावतों पे नज़र भी रखते थे और हुकूमत को बाकायदा इतलाक़ करते थे और उसके नतीजे में हुकूमत उनको इनामात व खिताबात से नवाजती थी। तो चुनांचे आप देख लें कि कदीमी जो खिताबात है वो भी अंग्रेज़ों ने उनको खुश करने के लिए दिए, राजा, महाराजा, राव, राय, नवाब, खान बहादुर, ठीक है। और इसके अलावा उन्होंने बरतानवी खिताबात से भी उनको रोशनास कराया, जैसे आर्डर ऑफ ब्रिटिश इंडिया, स्टार ऑफ इंडिया वगैरह वगैरह वगैरह, ठीक है। अब देखें, अंग्रेज़ों ने एक और काम किया कि जागीरदारों ने उनसे कहा कि एक तरफ तो आप हमें इस मकसद के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं कि हम रियाया पे कंट्रोल कायम कर सकें और आप लोगों को ख़बर दे सकें और उनसे टैक्स कलेक्ट करके आप लोगों तक पहुंचा सकें, और इसका बुनियादी मकसद ये था कि हुकूमत को बराह रास्त किसानों के साथ मुज़ाकरात न करने पड़े। ये जागीरदार किसानों पे मुसलसल जुल्म करते रहे, जो करते रहे, इनको फुल फ्लेज्ड उन्होंने इख्तियारात दिए थे। बस अंग्रेज़ों को सिर्फ ये चाहिए था कि उनको टैक्स और रेवेन्यू मुसलसल मिलता रहे। तो जागीरदारों ने कहा कि हमारा समाजी रुतबा जो है, हमें कुछ ऐसे मज़ीद मराहत दी जाए कि हमारा समाजी रुतबा जो है वो मज़ीद उनकी नज़रों में बड़ा हो। चुनांचे जागीरदार अपनी हैसियत और मर्तबा को बरकरार रखने खातिर हर वो मराहत चाहते थे जो उनमें और आम लोगों में फ़र्क ज़ाहिर करे। लिहाजा उनको एक मराहत ये दी गई कि वो सिविल मुकदमात में अदालत में हाज़िरी से
استثنا مستثنا ہوں گے، کیونکہ کسی جاگیردار کے لیے یہ بڑی بے عزتی کی بات تھی کہ اسے عام لوگوں کے ساتھ عدالت میں حاضر ہونا پڑے۔ اب آپ بتائیں، تو اب آگے چلتے جائیں تو یہ پوری تفصیل لکھی اور اس پہ کئی ساری کتابیں موجود ہیں، لیکن ایک بات یہ یاد رکھیں کہ جاگیرداروں کے کردار کے دو پہلو تھے ناظرین۔ ایک طرف وہ عام لوگوں کے ساتھ تکبر کے ساتھ، رعونت کے ساتھ، فخر کے ساتھ پیش آتا تھا اور خود کو بہت اعلیٰ اور برتر سمجھتا تھا۔ دوسری طرف برطانوی افسروں کے ساتھ وہ خوش آمدانہ لہجہ اختیار کر کے خود کو اپنے منصب سے گرا لیتا تھا۔ کردار کی اس کمزوری نے جاگیردار طبقے کو اس قابل نہیں چھوڑا کہ وہ کسی بھی مسئلے پہ حکومت سے احتجاج کرے یا اس سے مقابلہ کرے۔ آج بھی آپ دیکھ لیں کہ یہی جاگیردار پاکستان کی سیاست میں نے ہمیشہ اپنے ویڈیوز میں کہا ہے ناظرین کہ پاکستان میں جو جمہوریت ہے وہ ایمرج ہوئی ہے جاگیرداری نظام کے اندر سے، اور جو مغرب میں جو جمہوریت ہے وہ ایمرج ہوئی ہے کیپٹلسٹ یا سرمایہ دارانہ نظام کے اندر سے۔ سرمایہ دارانہ نظام میں ہوتا یہ ہے کہ وہاں پہ ایک مڈل کلاس متوسط طبقہ موجود ہوتا ہے اور اس کی اسمبلی تک رسائی ہو جاتی ہے، لیکن پاکستان میں جاگیرداری نظام کے اندر سے جمہوریت جب ابھرتی ہے تو اس میں متوسط طبقے کو ابھرنے کا موقع نہیں ملتا، بہت ہی کم ملتا ہے، اور وہ پارلیمنٹ تک ان کی رسائی نہیں ہو سکتی۔ چنانچہ آپ دیکھ لیں کہ شوگر کرائسس کی جب رپورٹ آئی تو 6 خاندان تھے سیاسی، اور وہ 6 سیاسی خاندانوں کی شوگر ملے ہیں، اور وہ 51% جو ہے وہ شوگر پروڈکشن آف دا کنٹری، ٹوٹل شوگر پروڈکشن آف دا کنٹری وہ کنٹرول کرتے ہیں۔ چنانچہ یہی جاگیردار سیاست میں بھی ہیں، اور یہی جاگیردار ملک کے بڑے بڑے جو سورسز آف پروڈکشن ہے، جو آٹا ہے، چینی ہے، گندم ہے، یہ تمام تر فیکٹریاں ان کی ملکیت ہیں، اور جو حکومت ان پہ ہاتھ ڈالنے کی کوشش کرتی ہے یا اصلاحات لانے کی کوشش کرتی ہے تو یہی جاگیردار سب سے پہلے اس کی حکومت گرانے کی دھمکی دیتے ہیں، مارکیٹ میں شارٹیج پیدا کر دیتے ہیں اور پرائسز ہائی کر دیتے ہیں۔ تو یہ جاگیرداری نظام کو ختم کرنے کے ظاہر 2 طریقے ہیں۔ ایک تو یہ کہ اسمبلی میں اصلاحات کی جائیں، لیکن چونکہ اسمبلیوں میں ان کی خود اکثریت ہے، جیسے کہ میں نے آپ لوگوں کو بتا دیا، تو وہ کسی ایسی اصلاحاتی قوانین کا حصہ نہیں بنیں گے۔ تو دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ایک حکمران آئے اور وہ حکمران متوسط طبقے کو، مڈل طبقے کو مضبوط کرے۔ جب مڈل طبقہ مضبوط ہو جائے گا، اسٹرانگ ہو جائے گا، تو وہ خود جو ہے اس میں سیاسی شعور بیدار ہوگا اور وہ اسمبلی تک اس کی رسائی ہو جائے گی۔ اس طرح یہ نظام تبدیل ہو سکتا ہے۔ ناظرین، آج کے لیے میرے خیال میں اتنا ہی کافی ہے، اس میں مزید آپ سے بات ہوتی رہے گی۔ آپ سب لوگ اپنا بہت بہت خیال رکھے گا اور مجھے اپنی دعاؤں میں خصوصی طور پہ یاد رکھیے گا۔ اللہ ہم سب کامیاب و ناصر پاکستان زندہ باد۔ اللہ حافظ۔